नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक 13 से 15 जुलाई 2025 तक भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां गए थे। इसमें चीन यात्रा भारतीय चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। ये 2020 के गलवान घाटी के हुई झड़प के बाद उनकी पहली यात्रा थी, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। ये यात्रा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उपराष्ट्रपति हान जैंग और विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठकें शामिल थीं। इस यात्रा का उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर देपसांग और देमचौक में अक्टूबर 2024 में हुए सैन्य वापसी समझौते के बाद संबंधों में सुधार की गति की ओर बढ़ना था। क्या ये यात्रा में भारत चीन संबंधों में सुधार हुआ या नहीं? विपक्ष की माने तो इसमें टोटल सरेंडर है, और अगर सरकार की माने तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या चीजें हुई और हम उसका आकलन करेंगे कि क्या ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चीन और भारत की हुई, इसमें भारत का क्या फायदा नजर आता है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन में हैं। 5 साल से उनकी ये पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष जहां बातचीत और सामान्यकरण की बात कर रहे थे, वहीं चीन की हरकतें विश्वास को कमजोर कर देती। 14 जुलाई 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ एक बैठक के दौरान भारत में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के रुख को जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि एससीओ की प्राथमिक कार्य आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है, और भारत की आशा व्यक्त की कि ये साझा चिंता को दृढ़ता से बरकरार रखा जाएगा। ये संदेश सीमा पार हमले सहित आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दृढ़ नीति को सुदृढ़ करने और ऐसे कृत्यों को अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों की जवाबदेही का आह्वान करने वाली व्यापक चर्चाओं का हिस्सा था। अगर राजनीतिक जुड़ाव और संवाद की बात करें, शी जिनपिंग सहित शीर्ष चीनी नेताओं ने एस जयशंकर की बैठकों में उच्च स्तर पर बातचीत की पारस्परिक इच्छा का संकेत दिया। अक्टूबर 2024 में रूस में काजान में मोदी शी बैठक द्वारा शुरू की गई सकारात्मक प्रगति को बनाए रखने पर चर्चा केंद्रित रही। जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों में लगातार सुधार का उल्लेख किया और विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा इस गति को बनाएगी। 2020 में स्थगित कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में भारत के व्यापक रूप से सराहना की गई और इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में रेखांकित किया गया। दोनों पक्ष सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और सीमा पर नदी डेटा साझाकरण कर सहयोग करने पर भी सहमत हुए, जो लोगों के बीच और कार्यात्मक आदान प्रदान के प्रगति के संकेत देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन यात्रा में एक दिन बाद, जिसमें उन्होंने भारत और चीन के बीच संबंधों का सामान्य बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति बताया था, विपक्षी कांग्रेस ने जयशंकर पर निशाना साधा और उन पर भारत को विदेश नीति को बर्बाद करने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार 15 जुलाई को लिखा, मुझे लगता है कि चीनी विदेश मंत्री आएंगे और मोदी को चीन भारत संबंधों के हालिया घटनाक्रमों से अवगत कराएंगे। विदेश मंत्री अब भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने के उद्देश्य से फिर से एक पूरी तरीके से सर्कस चला रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर पूछा कि जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में चीन पर विस्तृत बहस कब करेंगे। चीन के उपराष्ट्रपति हान जैंग के साथ 14 जुलाई 2025 को अपनी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले अक्टूबर में काजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं, और हमारे संबंधों का निरंतर सामान्यीकरण पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जयराम रमेश ने बयान में कहा, शायद हमें विदेश मंत्री को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री की पिछली मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुए हालिया घटनाक्रमों को याद दिलानी चाहिए। पारस्परिक सम्मान और सहयोग की बात करें तो दोनों पक्षों ने स्थिर संबंधों के आधार में पूरे से पारस्परिक सम्मान, हित और संवेदनशीलता पर जोर दिया। वांग यी ने प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और संदेह के बजाय विश्वास का आग्रह किया, जबकि जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि स्थिर भारत चीन संबंधों से न केवल दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। जयशंकर ने चीन को एससीओ दक्षता का समर्थन किया, जो बहुपक्षीय ढांचे के भीतर रचनात्मक रूप से जुड़ने की भारत की इच्छा को दर्शाता है। चर्चा में व्यापार सामान्यीकरण पर चर्चा हुई, जिसमें जयशंकर ने दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों पर चीन के निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की, जिसका भारतीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ रहा है। दोनों पक्ष आर्थिक और व्यापारिक मामलों पर एक कार्यात्मक संवाद आयोजित करने पर सहमत हुए। प्रत्यात्मक
व्यापार उपायों से बचने के लिए संपर्क बढ़ाने जैसे सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और जोर आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए व्यवहारिक कदमों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। तिब्बत और दलाई लामा का मुद्दा भी इसमें आया। चीन ने तिब्बत और दलाई लामा के उत्तराधिकार का मामला उठाया। चीनी दूतावास के प्रवक्ता यूजिंग ने कहा कि तिब्बत द्विपक्षीय संबंधों में एक कांटा बना हुआ है। इसके संभावित टकराव का संकेत मिलता है क्योंकि चीन तिब्बती राजनीतिक गतिविधियों पर भारत के रुख को संवेदनशील मानता है। भारत का कहना है कि वो तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है और अपनी धरती पर तिब्बतियों द्वारा चीन विरोधी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता, लेकिन यह मुद्दा भविष्य की वार्ता को जटिल बना सकता है। 2024 तक सैनिकों की वापसी के बावजूद सीमा का निर्धारण न होने से तनाव बना हुआ है। 23 दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकला है और तनाव कम करने का काम अभी जारी है। जयशंकर ने सीमा विवाद के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया और संकेत दिया कि हालिया प्रगति के बावजूद मूल मुद्दे अभी भी बने हुए हैं और विश्वास की कमी और क्षेत्रीय गतिशीलता जो कि त्यों बनी हुई है। चीन के इरादों पर संदेह दर्शाते हुए, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन और सीमा पर पिछले उकसावे का हमला दिया गया। ये कहा गया कि पाकिस्तान भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर था उसमें चाइना ने पाकिस्तान को अवैक्स के थ्रू, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू रियल टाइम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ये भावना विश्वास की कमी को रेखांकित करती है और गहन सहयोग में बाधा बन सकती है। एससीओ के भीतर आतंकवादी जैसी मुद्दों पर असहमति, जैसे अप्रैल 2024 में पहलगाम हमला, जिसका उल्लेख पाकिस्तान और चीन ने एक संयुक्त बयान के रूप में करने का विरोध किया था, क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को संरेखित करने में चुनौतियों को उजागर करता है। ब्रिक्स देशों में अमेरिकी शुल्क और पश्चिमी गठबंधनों तथा शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के बीच भारत के संतुलित सहित व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बनाते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चीन का प्रभुत्व और उसकी आर्थिक प्रभाव, जैसे कि दुर्लभ जो रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात का भारत की न्याय संगत परिणामों के लिए प्रयास करने की क्षमता को सीमित कर सकता है। यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स का जो इंपोर्ट है, जैसे अमेरिका को चाइना ने इंपोर्ट रोका, जिसकी वजह से फिर से जो उनकी टैरिफ वॉर है वो शुरू हो गई। क्या भारत को भी रेयर अर्थ मिनरल्स या बैटरी के अभाव का सामना करना पड़ेगा? ये एक बड़ी चिंता भारतीय उद्योगों की चाइना के साथ जो एस्केलेशन हुई है उसमें बनी हुई है। भारत चीन संबंधों पर प्रभाव के तक चलते जयशंकर की यात्रा ने भारत चीन संबंधों के लिए एक आशावादी दिशा में योगदान देने की कोशिश की है। इस यात्रा में 2024 के विक्टन और मोदी शी बैठक में मिली गति की और मजबूती से पेश होने की बात की गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और नियोजित विदेश विशेष वार्ता जैसे ठोस कदमों ने सामान्यीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। खुले संवाद और आपसी सम्मान पर जोर देने से बात पता चला है कि दोनों पक्ष स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। अनसुलझे सीमा विवाद और तिब्बत पर अलग अलग विचार जैसे मुख्य मुद्दे महत्वपूर्ण बाधाएं बने हुए हैं। ऐतिहासिक तनाव और क्षेत्रीय प्रतिबद्धता के उत्पन्न अविश्वास का अर्थ है कि निरंतर सुधार के लिए दोनों पक्षों की ओर से निरंतर प्रयास और ईमानदारी की आवश्यकता होगी। एक मंच के रूप में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संवाद के लिए एक तटस्थ भूपक्षीय वातावरण प्रदान करने की जरूरत है, जिसमें भारत और चीन तनाव बढ़ाए बिना द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान कर सकें। हालांकि सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठन की प्रभावशीलता सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा हितों के कारण सीमित है। जुलाई 2025 में शिखर सम्मेलन के लिए जयशंकर की चीन यात्रा ने कूटनीतिक गति बनाए रखते हुए, तनाव कम करने की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करते हुए और व्यापार एवं लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देकर भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने का योगदान दिया है। चीनी नेताओं के साथ बैठक और आपसी सम्मान और समानीकरण पर ध्यान देते हुए एक सकारात्मक कदम का संकेत दिया है। हालांकि सीमा विवाद, तिब्बत पर चिंताएं और क्षेत्रीय भू राजनीतिक जटिलताओं जैसी अनसुलझे मुद्दों का अर्थ है कि संबंध पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं और प्रगति अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रत्याशित विशेष प्रतिनिधि वार्ता जैसे निरंतर बातचीत ये निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी कि क्या ये यात्रा एक स्थायी मोड़ साबित हो सकती है और भारत पाकिस्तान एस्केलेशन में चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जिसमें राहुल गांधी ने पहले ही संसद में कह दिया था कि ये एक अलायंस जो चाइना और पाकिस्तान का बन रहा है, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चलते भारत के लिए भारी पड़ सकता है। और ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बाद अब तो ईरान भी चाइना की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। रशिया, ईरान और चाइना का जो त्रिशंकु है उसमें अगर भारत शामिल हो जाए तो भारत एक अच्छी अर्थव्यवस्था बनने में सहायक कदम उठा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा।
हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार। जय हिंद।